बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का। आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो बेसिकली क्या है, आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास। द कंपाउंड्स हैविंग, इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह के कंपाउंड्स, जरा गौर कीजिएगा, इस तरह के कंपाउंड्स फ्रेंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमिने को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए यहां पर दो तरह के फॉर्मूलाज की बात हुई है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये भी देख रहे हैं आप पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड के अंदर एक्चुअली एटम्स की तादाद कितनी है, कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स उसमें मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये एक कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है तो स्टूडेंट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एटम्स की तादाद देख लेते हैं। देखें इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं यहां पे C5। और हाइड्रोजन कितने हैं जी, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 11। तो हाइड्रोजन किसमें है, इतने, इसमें 11। सो ये जो फॉर्मूला इसका बन गया, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड के अंदर बेसिकली एटम्स की तादाद कितनी है, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, जो कि आइसोमर्स का हमेशा सेम रहेगा। चेंज किस में आना जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला में। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली एटम्स की अरेंजमेंट बता रहा होता है, दैट व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस लिहाज से है, वो आपके पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन होती है, कि इस तरह के कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक है, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टूडेंट ये देखिए मैंने एग्जांपल दिए आपको, इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी जैसे हमने गिना 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन, स्टूडेंट्स सॉरी 12 हाइड्रोजन थे, और इसमें भी ऐसे ही होगा। आप देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 + 3 + 3 9 + 2 11 + 1 12। इसमें भी आपने देख लिया 5 ही कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। स्टूडेंट ये भी ऐसे ही है, लेकिन देखें स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखें स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, एक इसमें साइड चेन बन गई। तो ये एटम्स के अरेंजमेंट में फर्क आ गया, स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर गया, डिफरेंट हो गया। उसके बाद यहां पर देखें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन है, बाकी नीचे भी एक साइड चेन, ऊपर भी साइड चेन, इसको नियोपेंटेन कहते हैं। स्टूडेंट यहां पर भी देखें स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इस फिनोमिने को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये तीनों, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, और ये इसका भी आइसोमर है, ये सब आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इस तरह के आइसोमर्स को कहते हैं। देखें तो इट्स मीन मैं ये इनके लिए डेफिनेशन बोल सकता हूं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो स्टूडेंट आपकी बुक में इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इटसेल्फ भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है, लेकिन वहां तक वो सेकंड ईयर की बुक में नहीं बताता। ये 2 टाइप्स बेसिकली डिस्कस कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आगे से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मजीद टाइप्स हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर इंशाल्लाह हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स तक ही रहेगा। ठीक है, 5 टाइप्स हैं जी इसकी। अब देखें पहली टाइप चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये सारे की सारी आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने इसमें चेंज नहीं होना, ठीक है। चेंज होगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही किसी ना किसी हिसाब से चेंज हो रहा होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है। तो देखिएगा चेन आइसोमेरिज्म, इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और वो किस लिहाज से डिफरेंट होगा, लेंथ ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स, कि एटम के कार्बन की जो लेंथ थी ना वो चेंज होती रहेगी, ये चेन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ब्यूटेन की एग्जांपल दिया स्टूडेंट, देखें एक ये फॉर्मूला है हमारे पास C4 और H10, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। देखें एक ये स्ट्रेट चेन है और एक में क्या है कि चेन चेंज हो गई, ये नीचे एक साइड चेन लग गई, तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इनफैक्ट ये भी जो टाइप्स थी ना, ये भी चेन आइसोमेरिज्म की ही एग्जांपल्स में आएंगी, ठीक है। आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो है वो ये शो कर रहे हैं, देखें पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। क्यों? क्योंकि चेन ऑफ कार्बन जो है ना उसकी लेंथ चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 5 कार्बन थे, यहां चेन में 3 रह गए, यहां चेन में सॉरी यहां 4 रह गए और यहां 3 रह गए, ठीक है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल थी, ये भी चेन आइसोमेरिज्म की ही एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट चेंज इन द लेंथ ऑफ द कार्बन एटम चेन, ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट्स, अब आती है आगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अगेन वही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट फर्क किसमें आएगा, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रहेगा सेम ही, लेकिन उसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ना, इट विल रिमेन सेम, लेकिन चेंज किसमें आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। और क्या चेंज आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगी, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ने चेंज नहीं होना, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल गेट चेंज। अब देखें कैसे, एग्जांपल है जी आपके सामने स्टूडेंट, ये कार्बन चेन और यहां पर ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल का नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये नीचे जो है ये 2 क्लोरोप्रोपेन। ये नोमेनक्लेचर जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप सीखेंगे। अब देखें ये फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, यहां पर ये चेन के एंड पर लगा हुआ है, इसको टर्मिनल कार्बन कहेंगे, उसके साथ अटैच्ड है। लेकिन नीचे देखें आप तो नीचे ये सेंट्रल कार्बन साथ अटैच है, टर्मिनल कार्बन नहीं, सेंट्रल। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप रहा सेम ही, क्लोरीन ही रहा, लेकिन यहां पर टर्मिनल कार्बन पे है, चेन के एंड वाले कार्बन पे, और यहां पर बीच में है सेंट्रल कार्बन पे। तो ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो तो उसको हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी आगे देखें, ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है। यहां पर स्टूडेंट ये 1 ब्यूटीन है, ये बिल्कुल टर्मिनल कार्बन के और ये सेंट्रल कार्बन के दरमियान है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहां पर आकर देखें फंक्शनल ग्रुप, यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, पहले ये कार्बन बाद था, फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप विल चेंज, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक और टाइप है स्टूडेंट्स आगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने सेम रहना है, डिफरेंस किस में आना है, ये फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। पोजीशनल में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होती है, बट जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगी तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज विल रिमेन सेम। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, जैसे कि ये 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, पहले ये फर्स्ट वन को मैं डिस्कस करता हूं। तो ये देखें C2H6O, तो स्टूडेंट ये 2 C हैं, ये 3 और 3 6, टोटल 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ऑक्सीजन, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का, ठीक है। ये डाइमिथाइल ईथर है। अब नीचे भी देखें इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है सेम, लेकिन अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH है जो कि कौन सा होता है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें भी देख लें आप 2 कार्बन है और 3 और 2 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जैसे इसमें था, लेकिन ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, पोजीशन में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती थी, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप विल चेंज। यहां पर देखें अब आप, यहां पर स्टूडेंट ये फंक्शनल ग्रुप था, अब ये है C3H6O, तो यहां पर देखें ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप था, और
जो नीचे कंपाउंड है वो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है हमारे पास एसीटोन है। ठीक है, कि कार्बोनाइल ग्रुप जब दो मिथाइल के या दो कार्बोनाइल के सॉरी अल्काइल के बीच में आएगा वो आपके पास कीटोनिक ग्रुप बनता है। तो यहां पर देखें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेट्स फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाती है मेटामेरिज्म। ठीक है, अब मेटामेरिज्म में ये भी आइसोमेरिज्म की टाइप है, तो डेफिनेटली इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना है, सेम रहना है, लेकिन फर्क क्या आना है, कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑन द आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइक्वल हो जाती है बजाय इसके कि इक्वल रहे। मिसाल के तौर पे ये देखें, कहता है ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लाइक इसमें ये स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप है ईथर, अभी हमने स्टडी किया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे भी दो कार्बन, इस साइड पे भी दो कार्बन, अभी कंप्लीट लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की। बट उसके बाद क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे भी कार्बन एटम है और इस साइड पे 3। अब फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड्स पर कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गई। स्टूडेंट इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। ये देखें एक और एग्जांपल स्टूडेंट, ये कीटोनिक ग्रुप है आपके पास, तो ग्रुप के आइदर साइड्स पर अभी कार्बन एटम की चेन सेम है, लेकिन आगे देखें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कार्बन एटम्स की, तो इसको अब आप क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ये देख ले जरा, इन सब के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन फर्क किसमें आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फर्क आने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बिहाफ पे हमने क्या किया हुआ है, किसी को चेन आइसोमेरिज्म कह दिया तो पोजीशनल, किसी को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, किसी को मेटामेरिज्म या किसी को टॉटोमेरिज्म। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारा रह गया था टॉटोमेरिज्म। ठीक है, मैंने बताया था 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। पहली हमने पढ़ी चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ में डिफरेंस आ रहा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा जी आइसोमेरिज्म जो था पोजीशन के हवाले से, लाइक पोजीशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर लेता था कार्बन चेन के ऊपर। और थर्ड हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता था। और उसके बाद आपने मेटामेरिज्म पढ़ी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड्स पर कार्बन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आती थी। और 5वीं टाइप ऑफ हमारे पास क्या है जी, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसमें भी वही बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जगह इसमें मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है, कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन अकर, बुक में इसकी डेफिनेशन लिखता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये देखें, अब यहां पर वही बात मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। ठीक है, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसमें देखें, ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ NH2 अमीनो और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। अब देखें होगा क्या कि यहां से ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन, यानी कि इसको प्रोटॉन कहते हैं जो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह दूसरी जगह एटम ट्रांसफर हो रहा है। देखें यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोजन, तो यहां पर अगर आप देखें ये हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अब लॉन पेयर ज्यादा आ गए। और होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, यहां पर नाइट्रोजन के पास कैपेसिटी थी ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, और उसने पीछे कार्बन साथ बनाया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। यहां पर हम नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। खैर यहाँ पे चार्जेस को भी हमने डिस्कस नहीं करना, बेसिक डिस्कशन क्या है, प्रोटॉन इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, कि यहां से आपके पास प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पे। तो इस टाइप के जब आइसोमेरिज्म हो,
लाइक इस टाइप की जब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये आपके पास आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। और वो जो चेन आइसोमेरिज्म वगैरह हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ये बात एक याद रखिएगा कि मीथेन और उसके अलावा इथेन और उसके अलावा C3H8 प्रोपेन, ये जो आपके पास हैं ये आइसोमेरिज्म गिव नहीं करेंगे। कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, ये बात याद रखिएगा। चेन आइसोमेरिज्म जो है वो ये गिव नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों गिव नहीं करेंगे? कि 3 कार्बन तक, लाइक अगर 3 कार्बन की पोजीशन यूं हो या यूं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं स्ट्रेट चेन ही कहूंगा, इसको भी स्ट्रेट चेन ही कहूंगा। 2 कार्बन है तो उनमें भी चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी और मीथेन में भी नहीं। यानी कि ये याद रखिएगा कि कौन सा मिनिमम कार्बन वाला हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें चेन आइसोमेरिज्म शो हो सकती है, तो वो ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। मीथेन, इथेन या प्रोपेन, इनमें चेन आइसोमेरिज्म जो वो अक्कर नहीं करती। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने यहां तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स को पढ़ा, टॉटोमेरिज्म तक। ठीक है, बाकी जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।